हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो प्रियंवद उस वीणा को साधने से पहले उस किरीट वृक्ष के प्रति नतमस्तक होता है और उस किरीट वृक्ष पर रहने वाले अनेक जीव जंतु जानवर पशु पक्षी सब का वो ध्यान करता है। तो ध्यान करते हुए वो आगे कहता है, अब तक उसने देखा था कि किस तरह से जुगनू उसकी आरती उतारते हैं और किस तरह से बिना थके हुए बिना सारे ही जो वहाँ पर रहने वाले पक्षी हैं वो उसकी समूह गान करते हैं। आगे वो फिर कहते हैं, तेरी काया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से। एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय गा तू। तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। वो वृक्ष के प्रति फिर नतमस्तक होते हुए कहते हैं, तेरी काया को छेद बांध करके। प्रियंवद कहता है कि ये किरीट वृक्ष की महिमा का उल्लेख करते हुए, उसके गुणगान करते हुए कि तुम्हारे ही शरीर को काटकर तुम्हारे ही शरीर के अंश से बांध कर रखी गई वीणा को, इस वीणा का निर्माण हुआ किस स्पर्धा से, इसे तारों से बांधा गया। इस वीणा को अब किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, हाथों की थाप देकर छीनने को तारों से देकर बजाया जा सके। अर्थात ये किस तरह से ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, इसके तारों पर एक प्रहार करके वह मधुर संगीत छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में कि और मेरे एक ही प्रहार से इसके संगीत को जो तुमने बड़ी मधुरता से बना करके बड़े साधना से इसको साधा होगा, उस संगीत रचना करने में कौन सफल हो सकता है। स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए और इसने उस संगीत से न जाने कितनों के प्राणों की धड़कन की रचना कर दी है। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे। अब केश कमली प्रियंवद कहने लगा कि ये वीणा मेरी गोद में रखी रहे, परंतु मैं इसे नहीं बजा सकता, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बताते हैं वस्तुतः मैं तो तुम्हारे सामने तुम्हारी ही गोद में बैठा हुआ बालक हूँ, बालक जैसा हूँ। हे किरीट वृक्ष कहता है, वो कहता मैं भी तो तुम्हारे बालक जैसा ही हूँ, और बालक से ये कार्य कैसे हो सकता है। तेरी गोद ओ तरुतात संभाल मुझे। प्रियंवद फिर कहने लगा, हे किरीट वृक्ष, हे पिता मुझे संभालो, किंतु मैं ही तो, ताकि मैं तेरा एक छोटा सा ये मोद भरा किलक सा किलकारियाँ भरी हुई तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक मेरी हर किलकारी को पुलक में डूब जाए। मेरी हर किलकारी है वो एक पुलक में, एक आह्लाद में डूब जाए। तो मैं कहते वो मेरी प्रसन्नता भरे रोमांच में वो बदल जाए, तब मैं तुम्हारा मधुर स्वर सुनूं, मैं सुनूं, गौरव का चिंतन करूं, गुनूं मतलब चिंतन करूं, विस्मय से भर आंकूं और विस्मय से स्वीकार कर सकूं। तुम्हारे अनुभव का एक एक तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तुम्हारे अंदर बैठे हुए स्वर को, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, और मैं तुम्हारे तारों के हिलने से उत्पन्न मधुर स्वर में तन्मय होकर झूम सकूं, गा तूं। अतएव हे पूज्य वृक्ष, वो कहता मैं नहीं साधूंगा इसको। हे पूज्य वृक्ष, हे तात, हे वृक्ष, हे पिता वृक्ष, आप ही है, तुम ही इस वीणा के रूप में गाओ, यानी तुम ही अपने आप को साधो। मैं तो सिर्फ साधना कर सकता हूँ, साध नहीं सकता हूँ। तो मेरी लय में मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए, गा तू। वो कहते तुम ही गाओ, तुम्हारी लय मेरी सांसों में भरे, सभी के हृदय मन इससे भर जाए और सभी को आनंद एवं परम सुख की प्राप्ति होए। यानी तुम इस तरह से गाओ कि सारा सभासद मैं, मेरा हृदय सारा प्रेम से भर जाए। यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। आगे फिर वो कहता है, हाँ मुझे स्मरण है बदली कोंद, पतियों पर वर्षा, बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के,
द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरिए की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सूंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झड़ते झड़ते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। यानी कैसा वातावरण उन्होंने खींच दिया कि उस किरीट वृक्ष माते वो प्रियंवद फिर कहता, हाँ मुझे स्मरण है, हाँ मुझे फिर याद आ रहा है। ऐसी एक रमणीय घटना याद है कि जब बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, जब आकाश में बादलों के बीच में बिजली चमकी थी, वर्षा की बूंदें पटपट शब्द के साथ गिरी थी, वो किरीट वृक्ष की पत्तियों पर गिरने लगी थी। रात का समय था और महुआ का वृक्ष चुपचाप टपक रहा था। महुआ के वृक्ष है, वो फूल है, वो टपकते रहते हैं, उसमें से रस और शराब बनती है उसे। तो महुआ के वृक्ष है, वो चुपचाप टपक रहा था। रात में वर्षा की बूंदें पड़ने से पेड़ों पर अपने घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों के बच्चे चिहुकने लगे थे। उस समय वनों से शिलाओं पर टकराते हुए झरने बहने लगे थे। उन झरनों के तीव्र जल प्रवाह का मधुर निनाद होने लगा था। यानी वर्षात है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते झरनों का रूप ले लिया था। पर्वतीय गांव में कोहरा छाया हुआ था और वहाँ से ढोलक बजने का स्वर आ रहा था। गडरिए की अनमनी बांसुरी, और गडरिए एकांत में अपनी बांसुरी बजा रहे थे जो उनकी निराशा की परिचायक थी। कटफोड़े का ठेका, कटफोड़वा एक पक्षी होता है जो लकड़ी को ठोक ठोक करके वृक्ष के लकड़ी को अपना घर बनाता है। तो एक और कटफोड़ा नामक पक्षी वृक्षों पर चोंच से छेद कर रहा था। और फूल सूंघनी की आतुर फुरकन, और दूसरी ओर फूल सूंघनी नामक चिड़िया उड़ने के लिए आतुर हो रही थी। ओस बूंद की ढरकन, रात बीत जाने पर ओस की बूंदें टप टप करके लगातार नीचे ढुलक रही थीं। इतनी कोमल तरल की झड़ते झड़ते, वो इतनी कोमल तरल थी कि नीचे झड़ते झड़ते मानो वे हर सिंगार के फूल की तरह आकर्षक प्रतीत हो रही थी। और यहाँ पूरा रात का वातावरण खींचा है उन्होंने। तो एक शब्द चित्र खींचा है, बिंब विधान है। तो पहले तो उन्होंने दिन का बताया था किस तरह से पक्षी वहाँ कलरव करते हैं, और अब ये रात का कर रहे हैं। अब बाकी हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।